5 मंत्रियों ने सबने अपनी अपनी परफॉर्मेंस दी है, मंत्रालय की भी, खुद की भी। मैं बहुत इम्प्रेस हुआ कि ये प्रयास किया गया कि जो बजट घोषणाएं थी वो कैसे पूरी हुई। किस प्रकार जन घोषणा पत्र का अधिकांश जो है हिस्सा वो कंप्लीट हो गया, तो ओवरऑल बहुत सेटिस्फैक्शन हम लोगों को। नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे गहलोत सरकार के 2 दिन के चिंतन शिविर की। सरकार के मंत्रियों के साथ में चिंतन, उनके जो अधिकारी हैं उन सब के साथ में डिस्कशन हुआ। सरकार का ये आखिरी साल है और आखिरी बजट होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लगता है कि 4 साल में हमने बहुत कुछ दिया है, जनता से जुड़ी तमाम चीजों को हमने करने की कोशिश की, अब जनता के बीच जाने का वक्त है। और अगर फिर भी कहीं कोई गुंजाइश है तो हमारे पास में एक अवसर है, वो है बजट। बजट के जरिए हम युवा, महिला, बेरोजगार, किसान, हर तबके को छूने की कोशिश करेंगे। उन्होंने चिंतन शिविर के दरमियान तमाम चीजों पे बात हुई। एक बड़ी बात ये कही है कि कैबिनेट के जरिए हमने एक प्रस्ताव पारित किया है सोशल सिक्योरिटी, जिसमें आपके वेंडर्स हो या फिर वो ऐसी क्लास जिनका कोई पेंशन का व्यवस्था नहीं होती, रिटायरमेंट के बाद में उनकी सोशल सिक्योरिटी की क्या हो। तो इनकी डिमांड है, प्रस्ताव भी है और डिमांड भी है। प्रस्ताव तो यह है कि आने वाले बजट में इसकी झलक दिखाई देगी, और डिमांड ये की है प्रस्ताव के जरिए केंद्र सरकार से कि ऐसा कोई एक्ट बनाया जाना चाहिए, कानून बनाया जाना चाहिए कि सोशल सिक्योरिटी मिल सके हर व्यक्ति को। एटलीस्ट यह तो एक अधिकार के रूप में उसे अवसर मिले कि मैं 2 वक्त की रोटियां खा सकता हूं। बहुत तरह के लोग होते हैं, कोई अपाइज है, कोई वेंडर्स हैं, किसी के पास में एक अस्थायी जॉब होता है, कब चला जाए कोई पता नहीं है। तो ऐसे लोगों को लेकर के मुख्यमंत्री ने कहा है। दूसरा, उन्होंने कहा है कि कानून व्यवस्था राजस्थान में बहुत बेहतर और सुदृढ़ है। विपक्ष केवल बदनाम करने के लिए ये साजिश रच रहा, उन्होंने आरोप नहीं लगाया, साजिश रच रहा है बदनाम करने के लिए। तो चले, हमारे साथ 3 वरिष्ठ पत्रकार हैं जो जुड़े हुए हैं, और वो चिंतन शिविर की समीक्षा करेंगे कि किस तरह से देखा जाना चाहिए, क्या सरकार वास्तव में जनता के चश्मे से देख रही है, या फिर जो फीडबैक जिसको लेकर के अक्सर मीडिया चिंता करता है हर सरकार के लिए कि जनता के बीच उतर के देख लिए, आपके पास लाल फीताशाही जो होती है उसका चश्मा एक अलग नजर का होता है, और जो जनता के बीच होते हैं वो चश्मा अलग होता है। तो चलिए, हमारे जो वरिष्ठ साथीगण जो जुड़े हुए हैं वो बताएंगे कि किस तरह। हमारे साथ ओम सैनी साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार। हमारे साथ श्याम सुंदर शर्मा साहब हैं, महेश शर्मा साहब हैं, सभी वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं ओम जी आपके पास आना चाहूंगा। मैं थोड़ा सा तो ये जानना चाहूंगा कि आपको ध्यान होगा 2000 के आसपास अशोक गहलोत जी की पहली सरकार जब बनी थी, पहला कार्यकाल था, उसकी समीक्षा हुई थी, आपको ध्यान होगा जी। वही ओटीएस है, उसी में ही बिल्डिंग अलग थी जब ये बनी, जो नेहरू भवन के पास में जहां पे वहां के गद्दे लगे थे और उसके पास में डेस्क लग करके, और उस पे एक लिखा पढ़ी का हिसाब हुआ था जो हम पिक्चरों में और ऐसे देखते थे, उस हिसाब से थे। बड़े दिग्गज नेता थे उस वक्त के, चंदनमल वैद, गुलाब सिंह शक्तावत, खेत सिंह राठौर जैसे काफी लोग उस समय थे। आज का दौर अलग है। तो इस चिंतन शिविर में अभी जो चिंता की गई पब्लिक से जुड़ी की हो, लेकिन सब चीजों को लेकर के बड़े संतुष्ट नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री जी। कहा कानून व्यवस्था एकदम ठीक है। पेपर लीक में जो लोग अनर्गल तरीके से आरोप लगा रहे हैं उनका कहना है ये बेबुनियाद है, इनका जनता जवाब देगी, और उन्हें बदनाम करने की साजिश रची जा रही है, ये कहना है मुख्यमंत्री जी का। योगेंद्र जी, सबसे पहले तो ये कि जो बदला हुआ सारा दृश्य है, जो एक वक्त में गांधी जी के रास्ते पे चलते हुए आप गद्दे बिछा करके और उसके साथ में बैठ करके उस पर चर्चा किया करते थे, लेकिन टेक्नोलॉजी के इस जमाने में जब आरएसएस के अनुयायी ही आजकल 5 स्टार में बैठ करके चर्चा करते हैं, उसी तरीके की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, उनका भोजन खान पान सब बदल गया। तो ये तो कांग्रेस के लोग हैं जो मध्यम मार्गीय, सारे जल्दी ही अडेप्ट करते हैं सारी चीजों को। ये तो इनका ये वो है। दूसरा ये कि मुझे जो सबसे महत्वपूर्ण बात लगी वो ये कि मुख्यमंत्री जो कुछ कह रहे थे कि हमारे यहाँ बेहतर व्यवस्था है, बेहतर, हम लोगों ने जो जन घोषणा पत्र में भी उन्होंने कहा है कि सब 77% से ज्यादा जो बातें हम लोगों ने की थी उसको अचीव कर लिया, उनका ये कहना है। और साथ साथ में जो मुझे लगा कि एक जो बहुत चोरी छिपे बात हुआ करती थी
यानी मनमोहन सिंह जी के वक्त में जब सामाजिक सुरक्षा की बात आती थी तो आप लोग मतलब ये कांग्रेस पार्टी के जो जितने भी घोषणा पत्र होते थे उनमें या जो आने के साथ ही जो बाइबल बना करके दिया करते थे उनमें वो फ्लैगशिप योजनाएं कहलाने लगी थी। यानी ये एक इस कॉर्पोरेट और इस कैपिटलिस्टिक डेवलपमेंट के सिस्टम में जो बात दी नहीं जा सकती, हालांकि दुनिया की सारी डेमोक्रेसीज चाहे वो फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, अमेरिका हो, यूरोप की दूसरी कंट्री जो डेमोक्रेटिक कहलाती हैं, उस पर सिटीजन को जिंदा रहने के लिए सारा जरिया मुहैया करवाना, सामाजिक सुरक्षा का सारा सिलसिला प्रदान करना, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, चाहे वो फ्रांस हो, ब्रिटेन हो या अमेरिका हो। तो ये तो एक सहज बात थी। मुझे आश्चर्य हुआ कि अहलुवालिया जो बोल रहे थे कि साहब हमारी ये घट जाएगी, वो बढ़ जाएगी। अरे जब आपका नागरिक जिंदा नहीं रहेगा, नागरिक तकलीफ में रहेगा, तो ये घटना बढ़ना किस बात का है? तो वो बात ही जो सामाजिक सुरक्षा का एक जो महत्वपूर्ण किस्सा था, जिसको कि या जो जरिया है उसको जो आपने कैबिनेट से पास करा करके आगे भेजा, लेकिन उसका प्रोजेक्शन मुझे वैसा नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जिस तरह का और बाकी जो सब कुछ होता रहा, जिस तरीके से ये जो अंदरूनी फूट की वजह से, अंदरूनी टकराव की वजह से जो सिलसिले बन रहे हैं, वो सामाजिक सुरक्षा को तहस-नहस करने के रास्ते पे जाने का सिलसिला है। अभी भी जाति संगठनों के साथ में समन्वय बिठाने का ही सारा जरिया बन रहा है। कहीं जाटों को, गुजरों को, कहीं ब्राह्मणों को, कहीं ठाकरों को, कहीं जाटों में, इन सबको जो समन्वय बनाने का सिलसिला है, सत्ता हासिल करने की बात तो होती है। ये सियासत के साथ साथ में ये जो घोषणाएं की है, ये महत्वपूर्ण है। इनकी चर्चा हो रही, इनको जनमानस में अगर पेश करते हैं, तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस अपने उस कल्याणकारी स्वरूप को स्थापित कर सकती है, जिसके लिए सन 52 से वो कटिबद्ध है, और जो माना जाता है, जिसको बीच में ये कॉर्पोरेट की दुनिया के साथ में या बाजार की अर्थव्यवस्था को स्वीकार अडेप्ट करने के साथ में छोड़ सा दिया था, जिसकी चर्चा नहीं होती। ये चर्चा होने का ये सिलसिला किया है। जैसे अभी हमारे प्रधानमंत्री ने भी कहा कि अब अपने कार्यकारिणी के अंदर कि अब हमें घर घर जाना है, अब हमें सामाजिक संवाद स्थापित करना है। तो सामाजिक संवाद स्थापित करने का वही जरिया। आपको लगता है कि चिंतन हो, चाहे संवाद हो, सारी चीजें हैं, ये कवायद महज एक कुर्सी और सत्ता के लिए की जाती हैं? नहीं, देखिए, इसमें दो बात है। अगर आप डिसऑनेस्ट हैं तो फिर आप सियासत का सिलसिला सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए कर रहे हैं, और अगर आप सचमुच में कमिटेड हैं पीपुल की सेवा करने के लिए, जन घोषणा पत्र अगर आप करते हैं तो सच, और जनता के साथ में जुड़ना चाहते हैं, तो आपकी दो तरफ की जिम्मेवारी बन जाती है। एक तो समाज में उस तरह की चेतना पैदा करना जो इन सारी चीजों से अलग होकर के और राज सत्ता के साथ में जुड़ के अपने अधिकारों को हासिल करे, और ये बात अगर बनती है तब तो अर्थपूर्ण है, और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर एक कागजी बात रह जाती है। हमने पहले भी देखे हैं। मैं वापस लौट रहा हूं आपके पास में। श्याम जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। 2 दिन का चिंतन शिविर रहा। मुख्यमंत्री ने कई चीजों को लेकर के साफ निर्देश दिए हैं कि पट्टा देना हमारी प्राथमिकता है। जो व्यक्ति अपने मकान में रहता है उसको पट्टा मिलना चाहिए। अगर उसमें कोई लेकुना जानबूझ करके अगर कोई फाइलें अटकाता है तो हम उसको एपीओ नहीं करेंगे, सस्पेंड करेंगे। एक ये। दूसरा, बार क्लब ठीक है, लाइसेंस दे दिए 12 बजे, लेकिन आप इसे बंद करिए। एक प्रोटोकॉल बनाने के लिए कहा है, सोशल सिक्योरिटी की बात कही है। क्राइम को लेकर के जिस तरह से चर्चाएं होती हैं, सरकार पे आरोप लगते हैं, उनका कहना है कि विपक्ष की महज एक साजिश है। कानून व्यवस्था में अन्य राज्यों से हम बहुत बेहतर हैं। देखिए योगेंद्र जी, हर मुख्यमंत्री चाहता है कि उसका राज्य सही तरीके से चले, उसकी वाहवाही हो, और उसके तहत हमारे मुख्यमंत्री जी बड़े चतुर है इस मामले में, जादूगर भी हैं राजनीति के। इसलिए उन्होंने चिंतन शिविर किया है। चिंतन तो पहले करने वाले थे, लेकिन उन्होंने लेट किया और बजट से पहले किया है। और ये भी बात है कि कांग्रेस का अधिवेशन भी करवा लिया उन्होंने, कुछ सुझाव भी ले लिए उन्होंने। सुझाव के मुताबिक वो बजट में कुछ देंगे भी, और ये भी घोषणा कर दी थी कि हम 8 फरवरी को बजट ला रहे हैं। अब देखिएगा, जो आपने कहा कि रात्रि को 12 बजे पहले बार और वो सब बंद होने चाहिए, इसका मतलब है कि मुख्यमंत्री ने ये दिखाने का प्रयास किया प्रशासनिक अधिकारियों को कि आपने जो हमने 12 बजे तक का टाइम निर्धारित किया, वो निर्धारित चल नहीं रहा राज्य में। तो एक संदेश देने का काम किया कि आप इसको ठीक कीजिएगा। 8 बजे तक जो 8 बजे बाद जो शराब बिकती है, इसलिए उसको एसएचओ को जिम्मेदार ठहराया। इसका मतलब बिक रही है। तो इसके लिए प्रशासनिक व्यवस्था पर उच्च स्तर पर उन्होंने
समीक्षा करके, क्योंकि वो राज्य के गृह मंत्री भी हैं, तो उन्होंने एक साफ तौर पे संदेश भी देने का काम किया कि हम जिस प्रकार की व्यवस्था चाहते थे कि सोशल सिक्योरिटी या सुरक्षा व्यवस्था निश्चित रूप इन सब चीजों से जुड़ी हुई है। रात्रि जी में दारू बिकेगी तो दारू पी करके अपराध करने वाला व्यक्ति अपराध करेगा, तो ये सब चीजें कंट्रोल करने से व्यवस्थाएं तो सुधरेगी, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन ये केवल मुख्यमंत्री जी ने बैठ के समीक्षा की मंत्रियों के साथ, प्रभारी नहीं बैठ पाए, पता नहीं क्यों नहीं। प्रभारी बैठने वाले थे, प्रभारी कहने वाले थे कि मैं समीक्षा में देखूंगा उससे फर्क क्या मंत्रियों पड़ेगा? का मंत्रियों का कामकाज कैसा है, किसको हटाया घनश्याम जी, जाना अगर मान लो किसको प्रभारी नहीं आए, हाँ, प्रभारी नहीं आए, यही तो कह रहा हाँ, हूँ। तो उससे फर्क क्या इसलिए पड़ेगा? देखिए मुख्यमंत्री रिजल्ट जी ने लेना भी है समीक्षा की मुख्यमंत्री है तो को। करनी चाहिए। मुख्यमंत्री की समीक्षा कोई हमेशा जो मुख्यमंत्री करता है वो ये भी देखना चाहता है कि मैंने जो घोषणाएं की थी उसका धरातल पर कितना प्रभाव हुआ, क्या हुआ, कौन अधिकारी आपको देखिए, वो Exactly. कह रहे थे कि 10 लाख पट्टों का हमने लक्ष्य निर्धारित किया था, 6 लाख दे पाए, और उनका इसमें कोताही बरत रहे अधिकारी। उनका कि हम उसको बर्खास्ती की कार्रवाई भी करेंगे जो बहुत ज्यादा इसमें इन्वॉल्व होकर के नहीं देना चाहता पट्टा। तो एक डराने का और इस तरह का माहौल बनाने का मुख्यमंत्री जी का कि कामकाज में सुधार कैसे हो, कामकाज में सुधार, और बड़े अधिकारियों के साथ बैठ के आपने समीक्षा की तो उसका धरातल पे असर जाता है, नहीं तो आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी। और सब उन्होंने कहा हमारे मंत्रियों का सबका कामकाज ठीक है, लेकिन आपने देखा हेमाराम तो आए ही नहीं समीक्षा बैठक में, चिंतन शिविर से दूर रहे, वो तो वहां चले गए नहीं, जिसने उनको चिंतन बनाया शिविर में तो मंत्री। आए, शाम को पहुंचे वो, लेकिन हाँ, तो लेकिन आप बताइए कि जो मंत्री को समीक्षा बैठक में आना था, वो समीक्षा बैठक में जाने के बजाय वो अपने उनके पास जावे जिसने मंत्री बनाया हो, और वहां जाकर के फील्ड में कुछ तो और संदेश श्याम देके जी, आ आपको जाए। लगता नहीं है मकसद तो एक ही है? वहां पे भी नहीं, मन से 2023 कहा जा रहा है, यहाँ पे भी चिंता में 2023 झलक रहा है कि हम 2023 में वापस कैसे कर सकते हैं। आप जिक्र कर रहे हैं, जो इशारा है सचिन पायलट का, वो भी तो 2023 की ही कवायद में लग रहे हैं, कांग्रेस वापस आनी चाहिए, एक बार तू एक बार में, ये खेल बंद होना चाहिए। और वही अशोक नहीं, ये गहलोत तो के गोल तो आई थिंक एक ही है। देखिए योगेंद्र जी, कहा तो यही जा रहा है कि हम दोनों 2023 में वापस से रिपीट करना चाहते हैं। हम बैठ करके आपस में समीक्षा दोनों बैठ कर ले, बैठ करके हाथ मिला करके कि कहीं देखिएगा, सरकार की समीक्षा आप करो, संगठन की समीक्षा मैं करूं, ये भी कोई बदलाव आ जाए तो निश्चित रूप से फिर कामकाज में तेजी आएगी। तो चलो मैं लोग वापस आऊंगा आपके सवाल पास तो में, तो उठाते हैं, और दोनों वापस आ ही रहा हूँ कहते सर हैं हम आपके पास, एकता की सूत्र में बंधे हुए हैं, हम अलग वापस अलग आ रहा नहीं है। हूँ श्याम जी, वापस आता हूँ आपके पास में एक बार। महेश जी का मैं रुक करना चाहूंगा। सर, पहले चिंतन शिविर भी देखे आपने, लंबा आपका एक एक्सपीरियंस है, और चिंतन शिविर इलेक्शन से पहले, पता नहीं अब ये चिंतन आगे सरकार के साथ पूरे स्तर पे होगा नहीं होगा, खैर ये देखिए प्रिविलेज राइट है गवर्नमेंट का, वो हर महीने ही बुला सकती है, कैबिनेट भी बुलाती है, वो भी वैसी तरह से होता है। लेकिन क्या लगता है आपको, कुछ चीजों को लेकर के अशोक गहलोत ने साफ मैसेज दिया है, ये मैसेज कुछ एक तरह से आरोप जो लग रहे हैं सरकार पे लॉ एंड ऑर्डर और इन तमाम चीजों के विपक्ष की ओर से, समाचार पत्रों की जो फ्रंट पेज पे खबरें देखते हैं तो उनका एक अलग असर जाता है, ये सब चीजें एक उसका जवाब हो पाएंगी? देखिए, जहां तक इन्होंने जो इशारे किए हैं चिंतन शिविर में के बाद में मुख्यमंत्री ने, तो कहीं न कहीं ये तो ये मान के चलिएगा कि मोटे रूप में अगर देखा जाए तो चिंतन शिविर ये अंतिम वर्ष में हो रहा है, और ये अंतिम वर्ष में चुनाव का वर्ष भी है। तो ऐसी सूरत में तो मुख्य मकसद तो यही है कि भाई चुनाव में किसी तरह से हम सत्ता में कैसे आ सकते। दूसरा ये भी बात मान के चलिए कि कांग्रेस की जिस तरह से राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से हो रही है, जो गिरावट आ रही है, उसमें सुधार को हम कैसे कर सकते हैं, और जो मौजूदा राज्य है जिसमें राजस्थान एक प्रमुख गढ़ है, वहां पे हम वापस से कैसे सत्ता में वापस आ सकते हैं, ये मुख्य रूप रहा है। अब इस सत्ता में वापस आने का एक मंत्र ये है कि आपने जो जितनी भी जन घोषणाएं की है या जो भी किया है, उसका इम्प्लीमेंटेशन किस स्तर पर किया गया, और ये सभी मंत्रियों को लेकर के उन्होंने परफॉर्मेंस देखी होगी कि कितना हमने अचीवमेंट किया, कितना बाकी रहा है, कहीं कमी रही है तो उससे कैसे दूरी की जा सकती है। अब जो उन्होंने ये कहा, एक दो चीजें उन्होंने उस वक्तव्य में कहा, एक तो कि कानून की व्यवस्था अच्छी है, तो कानून की व्यवस्था है कि निश्चित रूप से कुछ न कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जिनको देख करके सरकार गंभीरता अपनी बता रही है कि नहीं, हमारी वो तो है ही,
लेकिन हम जो आगे कार्रवाई कर रहे हैं, अब जब पेपर लीक का मामला चाहे विपक्ष उठाए, उसका अपना दायित्व है कि वो इस मामले को उठाए, कोई दिक्कत नहीं। तो उस मामले को जो उसने उठाया, तो उसके मतलब यही निकलता है कि मुख्यमंत्री कहना चाह रहे हैं कि पूरी की पूरी व्यवस्था हमने की है और लोगों से कार्रवाई भी कर रहे हैं, हम बुलडोजर भी चला रहे हैं, हम इंक्वायरी कर रहे हैं, पकड़ भी रहे हैं। तो ये एक मैसेज देने की कोशिश की है कि कानून व्यवस्था, ये जितने अपराध हो रहे हैं समाज में, कोई के पुलिस या सरकार से तो पूछ के होते नहीं है, जो होते हैं जो घटनाएं हैं, आबादी बढ़ रही है और कई कारणों से मतलब अपराधों के बढ़ने के एक कारण होता है। तो उनकी उस दृष्टि से भी हम कोशिश कर रहे हैं कि इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं, उनको कार्रवाई भी कर रहे हैं। तो एक ये संदेश देने की उन्होंने कोशिश की है। और दूसरा आता है कि जो सामाजिक सुरक्षा का उन्होंने पहले बजट में कहा था, बजट हम 8 फरवरी को लेके आ रहे हैं, तो 2 चीजें कही थी कि इस बार युवाओं को समर्पित होगा। एक चीज तो युवा जो इस समय बेरोजगारी है और दूसरी चीजों से जुड़े हुए हैं, तो वो कहीं ना कहीं इशारा दे रहे हैं कि कहीं बेरोजगारी के लिए वो कुछ ऐसी चीज निकालें या ऐसी योजनाएं शुरू करें जिससे कि युवाओं को फायदा हो। और दूसरा ये है कि जो सामाजिक सुरक्षा की बात जो कही जा रही है, तो ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसको कोई मतलब कहीं मतलब सामाजिक रूप से वो सुरक्षित नहीं है, चाहे उसे पेंशन के जरिए से जितने भी अपने जो साधन है, आर्थिक साधन है राज्य के, उनमें से जुटाने की कोशिश की जा रही है। तो ये कि अच्छा संदेश देने की कोशिश की जा रही है। और रहा सवाल की, तो ये है मेन कुल मिलाकर के देखा जाए तो जैसे कोरोना का प्रबंधन की बात है, चिकित्सा आपके जो चिरंजीव प्रणाली को हाँ नहीं उसमें भी उन्होंने अच्छा मतलब इनिशिएशन लिया है देश भर में। तो ये सारी जो चीजें हैं, तो उनका मतलब मेन फोकस इस बार जो कांग्रेस सरकार का इसी बात पे रहा है कि वो किसी न किसी से आम आदमी को चाहे मतलब भविष्य को ध्यान में रखते हुए, स्वास्थ्य की दृष्टि से, और ये जो पट्टों की बात आई है, तो वो मतलब क्या मकान, रोटी कपड़ा और मकान की बंदोबस्त करने पर उसका एक थीम जो है वो उसी पे आधारित रही है। और वो ये आगे इसी मंत्रों इन्हीं के सहारे वो आगे चुनाव की रणनीति तय करेंगे और इसके बाद में मतलब क्या होता है फिर वापस से सत्ता में लाने की कोशिश करेंगे। ये उनका स्पष्ट संदेश। जी जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और सोशल सिक्योरिटी की बात यहाँ आती है कि 2 वक्त की रोटी ठीक से मिल सके। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनके अपने कई कारण होते हैं कि उनके सामने कुछ दिखाई नहीं देता है और स्थिति ऐसी होती है, एक लाचारी कहूं, जिसमें अगर हम वास्तव में एक विकासशील राष्ट्र, विकसित राष्ट्र बनने की हम श्रेणी में और अग्रसर हैं, और अगर कोई आदमी भूखा सोए या फिर उसके पास में ये चिंता हो कि मेरे खाने का क्या होगा, कारण बहुत सारे हो सकते हैं, क्योंकि हर किसी की पेंशन सरकार के खाते से नहीं आ रही है, उसको लेकर के यानी कि आज भी हमारे सामने बड़ी चिंता है। हम एक तरफ अमृत महोत्सव मना रहे हैं, दूसरी तरफ एक चिंता ये है कि बड़ी एक आबादी ऐसी है कि जिसके सामने संकट हो सकता है भविष्य में कि जब बुढ़ापा होगा या फिर कुछ ऐसे हालात बनेंगे तो उस वक्त खाने की चिंता होगी। तो ये भी एक चिंता की बात है कि आज हम ऐसा कोई मैकेनिज्म डेवलप नहीं कर पाए जिसके आज 75 साल बाद भी चिंता हमें 1947 में जो बनी हुई थी आज भी बनी हुई है। ओम जी, तो ये एक चिंता इसमें नहीं होनी चाहिए कि वास्तव में चलिए नियम कायदे आप सब कुछ बनाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी स्थिति ऐसी बनी हुई है कि खाने का संकट लोगों के सामने आ जाए। देखिए ये योगेन जी, ये तो कांग्रेस ने 1956 में ही तय कर लिया था। अवार्डी सम्मेलन में उन्होंने रेजोल्यूशन पारित किया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम ये साथ में वेलफेयर वो कल्याणकारी राज्य की जो स्थिति बनी हुई है, उन लोगों को रोजी और रोजगार देने का जिम्मा जो है वो सरकार का होना चाहिए। उनकी नीतियां कुछ ऐसे होनी चाहिए कि सारे वर्ग, चाहे किसान में हो, चाहे मजदूरों में हो, चाहे नौजवानों की बेरोजगारी के सारे रास्ते दिखाए थे। और वो जब नहीं हुआ तो लगातार रेजोल्यूशन पारित होते रहे। वो 1967-68 के अंदर जो कांग्रेस का झगड़ा हुआ था सिंडिकेट इंडिकेट का, उसका आधार यही था। और उसके बाद में मिसेस गांधी जो बम्पर वोट से विलक्त होकर के आई थी, उसमें वो उसके लिए यही सारा सिलसिला बना था, इन्हीं सारी गरीबी हटाओ आंदोलन का नाम दिया था। और उसके बाद में जब नहीं हुआ तो जो हालत हुई वो देखिए, जिस तरीके से 77 से पहले कांग्रेस साफ हो गई पूरे हिंदुस्तान से, वो हालत हुई थी। तो वो बातें याद आ रही है। मैं यही सोच करके हैरान हूं कि
कि वेलफेयर इन स्कीम्स को जिनको की जिम्मेवारी सरकार की है, जिनको इम्प्लीमेंट करे, और ये भूखा सोया, ये याचना नहीं है, ये जिम्मेदारी है कि उनको प्रोवाइड करना मैं चाहिए। वही कह रहा हूं कि आज भी हम ऐसा कोई मैकेनिज्म डेवलप नहीं कर पाए। 1971 इंदिरा गांधी जी ने गरीब हटाओ का नारा दिया। 1956 जिस सम्मेलन का आप जिक्र कर रहे हैं, रेजुलेशन पास किया गया वहां पे कि एक सोशल, आज तो हम सिक्योरिटी की बात कर, रेस्पॉन्सिबिलिटी कहा गया था उसमें कि एक हमारी जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट किसी की भी हो, किसी की ना बने, लेकिन पब्लिक हमारी है, स्थायी है, पब्लिक जो है वो स्थायी है। उसको लेकर के बाकायदा इंग्लिश का मैं वो देख रहा था, उसमें एक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी जिक्र था उसमें। तो आज भी 75 साल बाद में हम कोई ऐसा मैकेनिज्म डेवलप नहीं कर पाए हैं। वो चले, आज भी अगर चिंता होकर के ये अगर हो, इसको कई बार ये कहा जाता है कि अगर हम दे रहे हैं तो वेलफेयर, सामने वाला दे रहा है तो रेवड़ी बांट रहा है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं कि एजुकेशन हो, हेल्थ से जुड़ा इश्यू हो, 2 वक्त की रोटी की बात हो किसी के सामने। बहुत लोग हैं ऐसे जिनके सामने बड़ा संकट होता है, बड़े बुजुर्ग जिनके अपने कुछ होते हैं। मैं एक मेरे नॉन है, उनसे मैं बात कर रहा था, उन्होंने अपनी एक बिल्डिंग, अभी उन्होंने एक वृद्ध आश्रम बना करके और उसमें खुद ही संचालित करते हैं निःशुल्क रूप से। 10-12 लोग उसमें रह सकते हैं, पहले आओ पहले पाओ, कुछ नहीं देना, 1 रुपया खर्च नहीं करना, सारी व्यवस्थाएं उन्होंने कर रखी वहां पे। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। 2 लोगों से मैं उनमें मिला, अच्छे परिवार के लोग हैं, लेकिन अब कई तरह की स्थितियां होती हैं, किसी का मन नहीं लगता है कि कंपनी चाहिए मुझे, मेरे हम उम्र लोग चाहिए जिनसे मेरी बातचीत हो सके। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर के मुझे लगता है कि इसे रेवड़ी और उससे नहीं देखा जाना चाहिए। गवर्नमेंट किसी की भी हो और कोई पॉलिसी ऐसी बनाई जा सके, बात ठीक है, लेकिन मैं कानून व्यवस्था पे लेकर के ओम जी आपसे जरूर जानना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से कह रहे हैं कि विपक्ष केवल भ्रम फैला के बदनाम करने की साजिश रच रहा है, लेकिन समाचार पत्रों की सुर्खियां होती हैं, चौराहे की चर्चा होती है, सरेआम कोई किसी के लठ मार रहा है, कोई किसी को गोली ठोक रहा है, आए दिन की खबरें। लेकिन इन खबरों को हम कैसे साजिश कह करके नकार सकते हैं? देखिए, समाज का जिस तरह का सारा सिलसिला बन गया है, बेरोजगारी ने जिस तरीके से नौजवानों को तंग किया हुआ है, और विलास के जो रास्ते जो मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी ने नौजवानों के सामने रखा है, जो एक एंटरटेनिंग दुनिया है, वो जिस तरह के दृश्य बनाती है, उसका जो सामाजिक प्रभाव पड़ रहा है, उनको नियंत्रित करने की जरूरत थी। उस पर कोई पॉलिटिकल पार्टी काम नहीं कर रही। ये लोग जो लांछन लगाने की एक चेष्टा करते हैं, सामाजिक सुधार का नहीं। मैं देखता हूं कि दौसा से, महुआ से और उधर भरतपुर तक से जो लोग जयपुर में आते हैं, उसके बाद में क्या कुछ करते हैं, रोजगार नहीं मिलता तो किस तरीके से, कौन से रास्ते पर चले जाते हैं, उनको प्रोटेक्ट कौन कर रहा है। और साथ साथ में महत्वपूर्ण बात यह है कि आज हर चीज वो जो दावा करते हैं कि हर एक की एफआईआर लिखी जाती है, तो निश्चित रूप से जब एफआईआर लिखेंगे तो मामले बढ़ते हुए नजर आएंगे ना, लेकिन नियंत्रित भी तो होते हैं। जिन लोगों को रीट की परीक्षा वाली बात आई, तो देखिए जिन लोगों ने अपना साम्राज्य खड़ा किया इस तरीके से लूट के साथ में, तो उनको उस तरीके से यूपी की तरफ से बुलडोजर नहीं चला है, जो एनक्रोचमेंट किया हुआ है उस पर बुलडोजर चला है। ऐसा नहीं है कि सब कानून से परे जा करके और भय दिखा करके सारा क्यों सुधार अगर आप करना चाहते हैं वो जरूरी है। तो राजनीतिक दलों की, मैं सन 52 में जब अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज आई तो उन्होंने समाज सुधार का काम भी किया था। दहेज प्रथा कैसी रोकी जाए, बाल विवाह कैसे रोका जाए, लोगों की ये जातवाद को, जो जात के संगठन बन रहे हैं उनको कैसे रोका जाए, ये सब काम करते थे राजनीतिक दल। आज उसके विपरीत कर रहे हैं। अब सियासत का एक जरिया बन गया है कि आप अपना दमखम दिखाना चाहते हैं। मैं एक बात जानना चाहूंगा, अभी पेपर माफियाओं की जो बिल्डिंग गिराने का मामला है, उसमें कहा जा रहा है कि सेटबैक का वायलेशन हुआ, इस वजह से उसे गिराया गया, लेकिन इससे कोई मैसेज जाएगा? सेटबैक तो बहुत सारे लोगों के हैं। पूरा मैं जिस कॉर्नर में मैं रहता हूँ, मालिया नगर में, सारों ने सेटबैक वही पूरा गोपाल का बाईपास देख लीजिए, जिस रो में वो बिल्डिंग बनी हुई है, सब लोगों के वही है, उसका रूल्स का सबने ब्रेक किया हुआ है। तो एक मैसेज जाएगा सीधा। देखिए, योगी आदित्यनाथ को लेकर के लोग बहुत सारे आलोचना करते हैं, लेकिन उनका अपना एक, लोगों के बीच एक ऐसा होगा कि माफिया पे शिकंजा कसने के लिए एक यही तरीका है। हो सकता है कि बहुत सारी गलतियां भी हो रही है, लेकिन ये क्यों कहा जाए कि सेटबैक है? सीधा कहना चाहिए कि माफिया की बिल्डिंग हमने गिरा दी। सिटीजन राइट का वायलेशन करने का हक किसी को नहीं है, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे अशोक गहलोत हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री हो। जो मेरे नागरिक अधिकार हैं उन पर, चलिए मैं श्याम जी आपका रुख करना चाहूंगा। देखिए, कानून का एक मैसेज होता है,
अब योगी आदित्यनाथ को लेकर के अब वो बात ठीक है, बहुत सारे लोग कहा कि मान लो किसी माफिया है, उसके बाप की बिल्डिंग है, उसका क्या गुनाह है कि आपने उसको भी गिरा दिया। एक सवाल उठता है ये। लेकिन एक मैसेज ये है कि माफियाओं ने इसी तरह से लोगों का खून चूस करके ये इमारतें तैयार की, पैसा बनाया, आज उनका यही असर होना चाहिए। सेट बैक गिरा रहे हैं हम, मैसेज जाएगा इससे माफियाज में? ना मुझे नहीं लगता है श्याम जी से सवाल है श्याम ये जी, रास्ता नहीं, ये श्याम सिर्फ जी। इतना से काम चलेगा नहीं, काम तो पूरी तरीके से करना पड़ेगा आपको ना। बिल्कुल जी, श्याम जी आपसे सवाल है मेरा, तो मैसेज क्या जाएगा? अगर वास्तव में गिराया तो बिल्कुल धड़ल्ले से कहना चाहिए कि माफिया था, बहुत सारे बच्चों की जिंदगी बर्बाद की है इसने, हमने इसकी बिल्डिंग गिराई। क्या इसमें कहीं को हिचक है या फिर एक हम नोबल इमेज बनाने में लगे हैं अभी भी? देखिए योगेंद्र जी, ये बात तो सही है कि नुकसान तो हुआ है। अब सेटबैक के नाम पे नुकसान हुआ है, क्योंकि जिस तरह से कमाई तो उसने गलत तरीके से की है। अब आप वो जाके कोर्ट में ये तो कह ही नहीं सकता कि सरकार ने गलत कार्रवाई की है। तो पेपर लीक के मामले में अभी तक दोषी ठहराया नहीं गया उसको, तो इसलिए उसको सरगना नहीं कहा जा सकता अभी, जब तक कि आप दोषारोपण करके कोर्ट अगर उसको सजा तो कोर्ट देगा, कानून के तहत जो सजा है वो मिलेगी। सरकार ने तो केवल ये कोशिश की कि भाई सेटबैक के नाम पे कार्रवाई करें हम। सेटबैक के नाम पे कार्रवाई होगी, एक सेटबैक के नाम पर पूरी बिल्डिंग जरा जिसने किराए पे, लेकिन आपको लगता है कि इसका भी एक मैसेज आएगा? जो अभ्यर्थी जो इस पेपर लीक मामले में थे, जिन्होंने परीक्षा की तैयारी बस में पकड़े गए, उन लोगों को डिबार कर दिया गया, हमेशा के लिए कोई एग्जाम नहीं दे पाएंगे, तो एक मैसेज तो जाएगा कानून का। देखिए अब आने वाला जो पेपर लीक करके जो फायदा पहुंचाता है, जिन लेना चाहते हैं, वो सोचेगा कि मैं अगर इससे फंस गया तो मेरा जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। श्याम जी समय कम है, श्याम जी समय कम है, मैं माफी चाहूंगा, एक सवाल बस मेरा महेश जी से होगा। महेश जी, क्या लगता है आपको कि जो कवायद सरकार की उससे एक मैसेज जाएगा? देखिए, मैसेज जाने की कोशिश तो यही थी चिंतन शिविर के माध्यम से आम जनता को किसी तरह से संतुष्ट करने की या बताने की कि भाई हमारा जो इरादा है सरकार का, वो हम सार्वजनिक रूप से करें। और मोटिव जो है उनका खुद का अपना उद्देश्य तो वो है कि चुनाव में वापस से पार्टी को मतलब खड़ा करना है और वापस से सत्ता पे लेके आना है। तो ये सारी चीज, दोनों ही चीज है, मैसेज भी, संदेश भी दिया है, और साथ ही अपने पार्टी में कहाँ कमी है और जो उपलब्धियां हैं, जहां उपलब्धियों में कहाँ कमी रह गई, क्या कमी रह गई है, किस तरह की कमी रह गई, इन सारे बिंदुओं पे विचार विमर्श भी हुआ है। चलिए, मैं माफी चाहूंगा सर, समय हो चुका, मैं माफी चाहूंगा, रोकना चाहूंगा तमाम अतिथियों को। तो चलिए, चिंतन शिविर सरकार की कोशिश ये है कि अभी भी अगर कहीं कोई वर्ग या कोई मुद्दा ऐसा अछूता रह गया है जिसे हम छू नहीं पाए, जनता का क्या फीडबैक है, प्रभारी सचिवों को भेजा गया था सरकार के 4 साल पर, राहुल गांधी की जो अभी भारत जोड़ो यात्रा, उसके दरमियान बहुत सारी चीजें मिली हैं, उनको लेकर के मुख्यमंत्री ने चिंता की है। ये एक ऐसा वक्त है कि बजट सामने है, ज्यादा दूर नहीं है, उससे ठीक पहले चिंतन किया गया है। आने वाले दिनों में कलेक्टर एसपी की मीटिंग भी होगी, और कवायद यही है कि सरकार जनता के बीच जाए तो ये कह सके कि हमने आपकी भावनाओं को ये ख्याल रखा, हमारी घोषणाएं हमने पूरी की हैं। जो जन घोषणा पत्र आपके बीच लेकर के गए थे, जिसको आधार बनाया हमने विकास का, उन तमाम कोशिशों को हमने पूरी किया है। चले, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अतिथि और हमारे दर्शकों का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।